नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में टीम को जल्द मिल सकती है सफलता। मजदूरों के बेहद करीब पहुंची रेस्क्यू टीम, श्रमिकों के जल्द बाहर आने की जगी उम्मीद। सीएम धामी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कृषि शोध को आमजन तक पहुंचाने पर जोर। पंतनगर विश्वविद्यालय में बिपिन रावत छात्रावास का भी किया उद्घाटन। नैनीताल में फिर शुरू हुआ सत्यापन अभियान। घर घर जाकर पुलिस चेक कर रही पहचान पत्र, सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। अतिक्रमण से पटी दून की सड़कें, जनता हो रही हलकान। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, अतिक्रमण अभियान का असर अब सिफर। उत्तरकाशी टनल में 11वें दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होता दिख रहा है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बनाई गई नई रणनीति कारगर साबित होती दिख रही है। अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन से भेजे 800 mm पाइप मलबे में 45 मीटर अंदर जा चुके हैं। बता दें कि पाइप को टेलीस्कोपिक तकनीक की मदद से मलबे में भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि श्रमिक अब से कुछ ही देर में बाहर निकल जाएंगे। श्रमिकों के बाहर आने के बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि टनल के बाहर 108 आपातकालीन सेवा तैनात है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इस बीच प्रदेश के मंत्रियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ प्रदेश के सीएम धामी से लेकर देश के पीएम तक लगातार घटना पर अपडेट लेते रहे, लेकिन इस दौरान मंत्री नदारद दिखे। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल हादसे पर सीएम से पीएम तक संजीदा, लेकिन मंत्रियों का नहीं कोई अता पता। पीएम ने पल पल बनाई नजर, प्रभारी मंत्री पर 10वें दिन हुआ असर। उत्तरकाशी टनल हादसे पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। प्रदेश के सीएम से लेकर देश के पीएम तक पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री नदारद दिखे। केंद्रीय मंत्री तक घटना स्थल पर पहुंचे, घटना स्थल का जायजा लिया, रेस्क्यू में हर संभव कोशिश का भरोसा जताया। लेकिन इस दौरान उत्तरकाशी का प्रभार जिस मंत्री पर है वो नदारद दिखे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी तो पहुंचे, लेकिन घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद, वो भी तब जब विपक्ष ने प्रभारी मंत्री को लेकर सवाल दागने शुरू किए। चुल्लू भर पानी है तो कहीं डूब मरना चाहिए दोनों ही मंत्रियों को, इसलिए क्योंकि लगातार उत्तराखंड की जनता इनकी बड़ी बड़ी गलतियों को क्षमा कर रही है, माफ़ कर रही है। इसलिए इनके मंसूबे इतने मजबूत होते चले जा रहे हैं कि किस तरह का उनका दिल होगा। आप सोचिए कि अपने प्रभार वाले ज़िले में 41 मजदूर हैं, उनकी जानों को खतरा है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है, लेकिन उनका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। हैरानी की बात है, उत्तरकाशी की घटना दीपावली के दिन हुई, लेकिन तब से प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब जागे हैं। हादसे के इतने दिन बीत जाने के बाद घटना स्थल पर पहुंचना क्या बताता है। वहीं बात प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज की करें तो उन्हें भी इस घटना से लगता है कि कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो अभी तक उनका कोई संदेश इस घटना को लेकर सामने आया है और ना ही हालात के बारे में कोई अपडेट लेने की जहमत तक उठाई। फिर उत्तरकाशी घटना स्थल पर पहुंचना तो दूर की बात है। मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड से दूर अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। वहीं मंत्रियों की घटना स्थल पर न पहुंचने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सफाई पेश कर रहे हैं। आप गडकरी जी वहां गए तो आप गडकरी जी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मंत्री नहीं जाए तो आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा कहने का ये है कि आखिरकार जिन वो एजेंसियों को वहां से काम लेना, जिनको जो उस काम में लगे हुए लोग हैं, उनको किसी प्रकार की बाधा ना आए। हमने स्वयं माननीय मंत्रीगण से आग्रह किया था कि आप मॉनिटरिंग करें, लेकिन स्थल पर जाकर अनावश्यक रूप से आप उससे कार्य बाधित ही होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह वो संज्ञान में लिए हुए, मुख्यमंत्री स्वयं 2-3 बार वहां उनका जाना हो चुका है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न केवल राजनीतिक विषय बनते हैं और कम से कम प्रमुख राजनीतिक जो विपक्षी दल है उनके मुद्दों से बता। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते दिन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले में अपडेट लेने का काम किया। लेकिन बहुगुणा जी, क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि आपके मंत्री को 10 दिन के बाद घटना स्थल की क्या याद आई?
भारी मंत्री की जहाँ तक आपने बात कही है, देखिए माननीय प्रेम अग्रवाल जी एक बहुत सीनियर मंत्री हैं। वो वहाँ पर, मैंने उनकी फ़ोटो देखी थी, आज अखबार में आई है कि कल वो वहाँ पर थे। वहाँ पे श्रमिक भाइयों के परिजनों से भी मिले, अधिकारियों से भी मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे 2 बार हो आए। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश की सरकार संजीदा नहीं है मामले को लेके। कांग्रेस से सिर्फ मेरी इतनी निवेदन है कि इस कठिन समय में राजनीति ना करके उन श्रमिक भाइयों के को कैसे सकुशल बाहर निकाला जाए, उसमें अपना योगदान दीजिए। वाकई में हैरानी होती है ये देखकर कि जिनके कंधों पर प्रदेश की जिम्मेदारी है वही अपनी जिम्मेदारी से भागते दिख रहे हैं। प्रभारी मंत्री को घटना के 10 दिन बाद याद आती है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज को लगता है कि उत्तराखंड से कोई लेना देना ही नहीं, और ये हाल तब है जब प्रदेश के मुखिया से लेकर देश के मुखिया ने घटना पर नजर बना रखी है। ऐसे में यदि मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी की याद विपक्ष दिला रहा है तो क्या गलत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय वो पहुंचे जहां उन्होंने नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही इस बात पर मंथन किया कि कृषि को लेकर होने वाली शोध का फायदा हर आम नागरिक को मिल सके। उधर डोईवाला शुगर मिल में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिल में किसानों के लिए सभी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं पेराई सत्र को लेकर शुगर मिल के अधिशासी निदेशक डीपी सिंह ने कहा कि मिल ने इस साल 32 लाख कुंतल गन्ने का पेराई का लक्ष्य रखा है। डोईवाला शुगर मिल है यहाँ के आर्थिकी का आधार है, चाहे उसमें यहाँ के किसान हो, चाहे यहाँ के कर्मचारी अधिकारीगण हो, और चाहे फिर यहाँ के व्यवसायी गण हो। मैं समझता हूँ कि ये शुरू से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला भी हूँ और एक किसान भी हूँ। ज़्यादातर लोगों की जो आधार है वो इसी शुगर मिल से है, और निश्चित रूप से जब यहाँ पेराई सत्र का उद्घाटन किया जाता है तो तमाम किसान लोग, तमाम संगठनों लोग, हर राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे आते हैं। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। रुड़की में खाद्य पूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों की लगातार मिल रही शिकायतों पर एक्शन लिया है। विभाग ने जांच के बाद अनियमितता मिलने पर राशन की 4 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निरस्त कर दिया, जबकि एक राशन डीलर पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मदन सिंह रावत ने कहा कि सभी राशन डीलर को ऑनलाइन राशन देने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस समय मैं बताना चाहूँगा कि समय समय में विभाग द्वारा जांच और जो भी शिकायतें की जाती है जगह जगह उनकी जांच की जाती है। और अभी बल्कि विभाग द्वारा एक मिर्जापुर मुस्ताफाबाद के उचित दर विक्रेता शाहिद है, इसकी दुकान सस्पेंड की गई। नसीमा नगला कुबड़ा है, सतीश कुमार मुंडेट है और अकरम अकबरपुर ढाडी की 4 दुकानें सस्पेंड की हमने। कुछ कारधारकों द्वारा शिकायत की गई कि इनके द्वारा खाद्यान्न सही प्रकार से वितरण नहीं किया जा रहा, तो इसमें 4 दुकानें सस्पेंड की गई और एक प्रीतम सिंह नूरपुर है, उन पे 2000 रुपए की प्रतिभूत जब्त की गई है। हल्द्वानी में गैस रिफिलिंग की अवैध कारोबार का सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने भंडाफोड़ किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली कि आईटीआई के पास कॉलोनी में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार चल रहा है। आरोपी पानी की मोटर के जरिए घरेलू गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की रिफिलिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी ने सूचना दी थी कि इस यहाँ पर जो आईटीआई है उसके पास गैस रिफिलिंग का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसमें जो पानी की जो मोटरें होती हैं, जो पंप होते हैं, उससे इसमें गैस भरी जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये काम किया जा रहा था। जिसमें सप्लाई विभाग, हमारी जो पूर्ति विभाग की टीम है, वो पुलिस और उनके साथ यहाँ पे जब इसमें छापेमारी की गई तो पूरा जो उन्होंने प्लांट लगा रखा था वो मौके पे बरामद हुआ है। टुल्लू पंप से किस पाइप लगाकर पूरा सिस्टम एक बनाया गया था, जिसमें मौके पर ही वो व्यक्ति जो यहाँ पर इस कार्य को देख रहा था वो भी मौके पर ही मिल गया है। एफआईआर इसमें पूर्ति विभाग दर्ज करा रहा है। राजधानी देहरादून में कुछ वक्त पहले चले अतिक्रमण हटाओ अभियान की धरातल पर हकीकत जानने हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां उन्हें शहर की तस्वीर अतिक्रमण हटाओ अभियान से परे नजर आई। देहरादून में अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें आज की, आज हम फिलहाल जो घंटाघर के पास पलटन बाजार है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे
कि जो अतिक्रमण है किस तरह से फैला हुआ है इस बाज़ार में। हालांकि इस समय कम भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन दिवाली या त्योहारों के समय पर यहाँ पर जो लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है और भीड़ की स्थिति देखने को मिलती है। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर भीड़ देखने को क्यों मिलती है, क्या वजह है भीड़ इतनी वजह जो होने को मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सड़क है, सड़क पे लोग बाग अपना खरीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर फलों की दुकानें लगी हुई है, अलग अलग फल की। पूरे मार्केट में इस तरह की जो फल की दुकानें हैं पूरी मार्केट में देखने को मिलती है, जिससे कि जो सड़क है, सड़क पे आधा कब्जा किया हुआ है। वहीं इतना ही नहीं, फल के अलावा साथ में जितने भी मोटरसाइकिल या स्कूटर पे भी जो कपड़े बेचने के लिए आते हैं, अब ये नहीं पता है कि बाहरी राज्यों से कहाँ से आ रहे हैं, इनका सत्यापन किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन इस तरह से जो ये फड़ पे खड़े होकर ये दुकानदारी करते हैं, वहाँ पे स्थिति देखने को मिलती है भीड़। और वहीं अगर हम बात करें सड़क की अगर हम बात करें तो सड़क करीब 30 फुट की सड़क देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जिस तरह से इन्होंने फड़ ने कब्जा किया हुआ है, कब्जा करने के बाद यह सड़क करीब 15 या 20 फुट की रह चुकी है। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क के जो कम हो गई है, इस वजह से भीड़ देखने को मिलती है। नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, इनकी दोनों तरफ से कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के बाद ये जो फड़ है इनको हटाया भी जाता है, लेकिन दोबारा से ये फड़ दोबारा से लग जाती है और अपनी मनमानी लगातार होती है। हालांकि जिला पुलिस द्वारा भी इन फड़ों को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वही बात अगर सामने आ रही है कि ये फड़ दोबारा से लग जाती है, जिस वजह से जो अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण होने की वजह से भीड़ देखने को मिलती है। अब जिस तरह से जिलाधिकारी का कहना है कि त्योहारी सीजन चल रहा था तो कार्रवाई कम की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से अब त्यौहार सीजन खत्म हो चुका है तो जिलाधिकारी भी अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कार्रवाई कब होती है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। सड़क को गड्ढा मुक्त करने में यदि लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम धामी ने इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है और अधिकारियों को 30 नवंबर तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों के बुरे हाल पर सीएम सख्त, अधिकारियों को सीएम का 2 टूक। 30 नवंबर तक सड़कें हो गड्ढा मुक्त। उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए इस वक्त धामी सरकार पूरी सख्त नजर आ रही है। सीएम धामी ने बैठक कर अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, समय पर काम पूरा न होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी सीएम धामी की तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़क देने की डेडलाइन तय की है। उसके लिए सिर्फ अब 8 दिन का ही समय बचा है, लेकिन सड़कों की स्थिति अगर देखी जाए तो अभी कई जगह निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। ये तस्वीर देहरादून के सड़कों की है। अभी कई जगहों पर काम अधूरा है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद काम में तेजी तो आई, लेकिन सीएम ने ये भी साफ कर दिया है कि गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाए और सड़कों से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको आगामी 50 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। सीएम धामी की दी हुई डेडलाइन के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रोड के कार्य किए जा रहे हैं, उसको देखकर नहीं लगता कि नवंबर महीने में इन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। और सारे गड्ढे गड्ढे हैं, बिल्कुल दुकान के आगे ना तो कोई क्रॉस हो सकता, ना पार हो सकता है। दुकानों के गड्ढे कर दिए इन्होंने और हमें उम्मीद नहीं है कि जो सीएम साहब ने कहा कि 30 नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा, और बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि जहाँ पर से वीवीआईपी लोगों ने जाना होता है वहाँ के तो इन्होंने सड़कें और सब गड्ढे भर दिए होंगे। लेकिन ये आप देख लो, ये परिस्थिति ये है कि यहाँ से लेके पिछले दो ढाई महीने से ये खुदा पड़ा है और धूल मिट्टी अगर आप यहाँ पर खड़े होकर उसका गुब्बार ही ले लेंगे, पूरा दिन भर जो है जब दुकान पे आते हैं 20 बार सफाई करनी होती है, हालत ख़राब हो जाती है। लंग्स हमारे मिट्टी और डस्ट से भर गए हैं, कस्टमर चढ़ता नहीं है, रास्ता है नहीं है। 15 जनवरी से पहले नहीं होता इनका काम, पूरा साल पी जाएंगे ये। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार को इतने सालों से गड्ढे नजर नहीं आए और अब इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए गड्ढों को भरा जा रहा है। जब आप इन्वेस्टर्स समिट कराने जा रहे हैं तो आपको प्रदेश की सड़कें चाक चौबंद चाहिए। ये देख रही है उत्तराखंड की जनता कि उसकी दुश्वारियां, उसकी पीड़ा, उसके कष्ट बढ़ाए हैं आपने। लगातार 7 सालों से हम सड़कों की दुर्दशा को लेकर
सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। स्मार्ट सिटी के कार्यों ने तो जैसे दुश्वारियों में चार चांद लगा दिए, परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर दिया। और अब क्योंकि आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उद्योगपतियों को आपने बुलाया है, पूंजीपतियों को आपने बुलाया है, तो उनके लिए रेड कारपेट वेलकम के लिए सड़कें आपको चकाचक चाहिए। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी मुख्यमंत्री के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का रोड नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रोड नेटवर्क जो है वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। और गड्ढे होने से लोगों को चोट भी लगती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं और इनकन्वीनियंस भी होती है। हमारे लोगों को जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं वो एकदम सही दिए हैं और मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा। और जो अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तो जहां तक मेरे संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उनको सस्पेंड तक किया जाएगा। 30 नवंबर तक की डेडलाइन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दी है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में अगर लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि सीएम धामी ने जिस तरह से चेतावनी अधिकारियों को दी है, आखिर इसका कितना असर देखने को मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर नैनीताल पुलिस एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश पर एक बार फिर से सत्यापन अभियान शुरू किया गया। एसपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में पुलिस जिले के घर घर जाकर लोगों का सत्यापन कर रही है। किराए पर रह रहे लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड के अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी चेक किए जा रहे हैं। साथ ही उन मकान मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जिन्होंने किराए पर रह रहे लोगों का सत्यापन नहीं कराया है। देखिए, नैनीताल जिले में जितनी भी ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ लोग बाहर से आके रह रहे हैं, इन क्षेत्रों में हम समय समय पर सत्यापन अभियान चलाते रहते हैं। आज सुबह पुलिस की एक बड़ा सत्यापन अभियान हमने जो है बनफुलवाड़ा क्षेत्र में चलाया था और यहाँ पे काफ़ी लोगों को हमने आज सत्यापित किया है। काफ़ी लोग जो ऐसे थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। कुछ मकान मालिकों को नोटिस भी दिए गए हैं जिनके द्वारा किराए को सत्यापन नहीं कराया गया था। अतः पुलिस की ये इस तरीके से सत्यापन की कार्रवाई समय समय पर हम करते रहेंगे और जो भी ऐसे लोग हैं जो बिना सत्यापित किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी पुलिस ने मुखानी थाना क्षेत्र में हुई एलएलबी छात्र पार्थ की हत्याकांड का खुलासा किया है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि पार्थ के साथी ने ही उसे मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। बता दें कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ये 1 नवंबर को वृंदावन बिहार में पार्किंग में एक डेड बॉडी मिली थी और उसके परिजन उसको एसटीएच लेके गए थे। एसटीएच में जो मृतक पार्थ है उसका पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के आधार पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता लगा कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और पहले फिर सीसीटीवी फुटेज और जो बयान गवाहों के आधार पर कल कमल रावत को अरेस्ट किया गया भाखड़ा पुल से। देहरादून की साई सुप्रजा के भरतनाट्यम अरंगेत्रम की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। अरंगेत्रम कार्यक्रम में तमाम बड़े अधिकारियों ने शिरकत की। आखिर क्या होती है अरंगेत्रम सेरेमनी, इस रिपोर्ट से समझिए। देहरादून की साई सुप्रजा ने महज 16 साल की उम्र में भरतनाट्यम अरंगेत्रम की मनमोहक प्रस्तुति से सांस्कृतिक सभागार में बैठे सभी दर्शकों का मन मोह लिया। साई सुप्रजा की प्रस्तुति पर ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साई ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम में आए सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रस्तुति में साई सुप्रजा के साथ उनके गुरु CK राजलक्ष्मी, विनोद कुमार राजन, अनुनंद ए श्री कृष्ण ने शास्त्रीय संगीत में सहयोग किया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति देना इतना आसान नहीं है। इस कला को सीखने के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस नृत्य की हर एक बारीकी को समझने की जरूरत होती है और इस बात को सिद्ध किया साई सुप्रजा ने, जो पूरे 11 सालों के कठिन परिश्रम और अभ्यास के बाद आज इस मंच तक पहुंची हैं। साई 5 साल की उम्र से ही गुरु राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन से भरतनाट्यम सीख रही हैं। Ma, you have often said that I'm a little over-ambitious, but I believe that one can be over-ambitious only if their ambitions are unattainable. So long as I believe that I can attain my ambitions, and so long that I have each and every one of you standing beside me and behind me every step of my journey,
I will have every ambition I dream of in the palm of my hand, and it does not matter what anyone thinks whether I can achieve it. Doesn't even matter if I think I can't achieve it, because I know so far as you guys will be there for me, I will always think that I can achieve it. देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में आयोजित भरतनाट्यम अरंगेत्रम में सबसे पहले घुंघरू पूजा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर गीता धामी ने बताया कि प्राचीन शास्त्रों में जीवन जीने की कला अपने आप में अनूठी कला है। वहीं भरतनाट्यम अरंगेत्रम के इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, डीएम सोनिका, सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भले ही बच्चे नृत्यों की पाश्चात्य विधाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी जो है बात ही अलग है, क्योंकि इनमें जीवन जीने की कलाओं का वर्णन किया गया है। और आज जब बात भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की हो तो इस प्रस्तुति को देना कलाकारों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस चुनौती को स्वीकार कर साईं सुप्रजा ने जो प्रस्तुति आज मंच में देनी है, उसके लिए सुप्रजा की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके माता पिता से जो है पता चला कि 11 वर्षों का जो है ये समय रहा और सुप्रजा की बहुत मेहनत और ये संघर्षों का नतीजा है कि आज साईं सुप्रजा इस मंच तक पहुंची है। आपको बता दें कि अरंगेत्रम एक ऐसा क्षण है जिसका हर युवा शास्त्रीय नृत्यांगना को बेसब्री से इंतजार रहता है। अरंगेत्रम एक तमिल का शब्द है जिसका मतलब है भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के साधक का पहला स्टेज परफॉर्मेंस देना। अरंगेत्रम सेरेमनी का आयोजन तब किया जाता है जब स्टूडेंट भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है और प्रोफेशनली दूसरों को ट्रेनिंग देने में सक्षम हो जाता है। आपको बता दें कि अरंगेत्रम सेरेमनी की चर्चा उस वक्त भी हुई थी जब अंबानी परिवार ने अपनी होने वाली छोटी बहू राधिका मर्चेंट की अरंगेत्रम सेरेमनी रखी थी। अरंगेत्रम सेरेमनी में राधिका ने पहली बार परफॉर्मेंस दिया था। बता दें कि राधिका एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिनके लिए अरंगेत्रम सेरेमनी का भव्य आयोजन अंबानी परिवार की तरफ से किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के बड़े सितारे भी शामिल हुए थे। हालांकि दक्षिण परंपरा ये नहीं कहती कि अरंगेत्रम सेरेमनी का आयोजन भव्य ही होना चाहिए। वहीं अब राधिका मर्चेंट के बाद देहरादून की साईं सुप्रजा की मनमोहक प्रस्तुति और अरंगेत्रम सेरेमनी चर्चा में है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में टीम को जल्द मिल सकती है सफलता। मजदूरों के बेहद करीब पहुंची रेस्क्यू टीम, श्रमिकों के जल्द बाहर आने की जगी उम्मीद। सीएम धामी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का किया आह्वान, कृषि शोध को आमजन तक पहुंचाने पर जोर। पंतनगर विश्वविद्यालय में बिपिन रावत छात्रावास का भी किया उद्घाटन। नैनीताल में फिर शुरू हुआ सत्यापन अभियान, घर घर जाकर पुलिस चेक कर रही पहचान पत्र, सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। अतिक्रमण से पटी दून की सड़कें, जनता हो रही हलकान। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए अतिक्रमण अभियान का असर अब 0।